एक ऐसी दुनिया जहाँ पे हर किसी के पास एक मैजिक स्टार है, लेकिन वहीं पे फेमिसा का जन्म होता है बिना किसी स्टार के। और जब उसके पेरेंट्स को ये बात पता चलती है तो उसके पेरेंट्स उसे घर से निकाल देते हैं। अब यहाँ तक कि विलेज के बाकी सब लोग भी फेमिसा से नफरत करने लगते हैं। तो फेमिसा अपनी लाइफ बचाने के लिए गाँव से बाहर चली जाती है और उसी दौरान उसको एक स्लाइम मिलता है जो कि उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है, और वो उस स्लाइम का नाम रखती है सोरा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो कि कार्विंग का काम कर रहा होता है एक लकड़ी पे। तभी उसको एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो जल्दी से अपने घर में भागते हुए जाता है और उसको पता चलता है कि उसकी एक बेटी हुई है। वो बहुत ही प्यारी और दिखने में बहुत सुंदर है। फिर उसकी वाइफ पूछती है कि तुम इसका नाम क्या रखोगे, और वो बोलता है कि मैं इसका नाम फेमिसा रखूंगा। और इसके कुछ समय बाद फेमिसा बड़ी हो जाती है और उसके फादर सबके लिए एक नया घर बना रहे हैं। फेमिसा उस जगह जाती है और अपने फादर को बोलती है कि कुछ खा लीजिए। फिर सब लोग मिल करके खाना खाने लगते हैं। यहाँ पे फेमिसा का बड़ा भाई भी होता है जो कि अपने फादर की मदद कर रहा होता है घर बनाने के लिए। तभी खाना खाते समय फेमिसा के गले में ब्रेड का टुकड़ा अटक जाता है। तभी उसके फादर पानी को क्रिएट कर देते हैं अपनी मैजिक की मदद से और फेमिसा को पानी पिला देते हैं। तभी उसका बड़ा भाई बोलता है कि तुम्हें आराम से खाना चाहिए, नहीं तो खाना तुम्हारे गले में अटक जाएगा। फेमिसा बोलती है कि मैं अब बड़ी हो रही हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा खाना खाना है। फिर इसके बाद सभी लोग घर आ जाते हैं। अब घर पे फेमिसा फिर अपनी माँ की मदद करने लगती है बाकी सारे कामों में, जैसे कि खाना गर्म करने में और खाना टेबल पे लगाने में। तब उसका बड़ा भाई उसको चिढ़ाते हुए बोलता है कि तुम्हें मैजिक सीख लेना चाहिए, जिसकी मदद से तुम बाकी सारे काम आराम से कर लोगी। लेकिन तभी उसकी माँ बीच में आ जाती है डिफेंस के लिए। वो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मेरी बेटी बहुत जल्द ही मैजिक सीख लेगी और वो खुद से सीखेगी सारी मैजिक। और इसके बाद सभी लोग एक परिवार की तरह बैठ करके खाना खाते हैं। और खाना खत्म हो जाने के बाद फेमिसा अपने टॉय से खेलने लगती है और वो बोलती है कि मेरा बर्थडे आने वाला है। तभी उसके फादर बोलते हैं कि हाँ हमें पता है और मैं इस बार तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा। और फिर उसकी माँ बोलती है कि इस बार तुम्हारा 5th बर्थडे आने वाला है, क्या तुम एक्साइटेड हो। जब इन फैमिली का आपस में बात चल ही रहा होता है कि तभी उनके दरवाजे पे एक नॉक होता है। जब दरवाजा खोला जाता है तो उन्हें पता चलता है कि उनके घर के बाहर एक औरत आई है जिसका नाम है लूबा। वो इस विलेज की फॉर्चून टेलर है, यानी कि वो किसी का भी भविष्य बता सकती है। वो बताती है कि मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं फेमिसा को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकूँ उसके 5th बर्थडे के लिए और उसको गुड लक चार्म दे सकूं ताकि वो आने वाले समय में अच्छी मैजिक पावर को सीख सके। तभी लूबा को उस समय का याद आने लगता है जब वो पहली बार फेमिसा से मिली थी, जब फेमिसा केवल 2 साल की थी। और लूबा को पता चल गया था कि फेमिसा अपने ही पुराने इस जन्म के बारे में जानती है, इसलिए उसने कहा था फेमिसा से कि अपने पुराने जन्म के बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो इसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। और फेमिसा वादा करती है कि मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट का सीन। लूबा यहाँ पे प्रेयर कर रही होती है फिनिसा के लिए और उसको बोलती है कि तुम हमेशा खुश रहना और जिंदगी में वही करना जो तुम्हें सही लगता हो। यहाँ पे लूबा ये बोल करके जा रही होती है, लेकिन जब लूबा उनके घर से बाहर निकल जाती है तो वो फिर से पीछे मुड़ के देखती है उनके घर को और यहाँ पे लूबा थोड़ी सी परेशान लगती है। इसके बाद वो बड़ा दिन आ जाता है जिस दिन फिनिसा का बर्थडे है, यानी कि आज फिनिसा पूरे 5 साल की हो चुकी है और उसका परिवार आया होता है चर्च में। प्रेयर खत्म हो जाने के बाद फादर फिनिसा से बोलते हैं कि आज हम तुम्हारे मैजिक पावर को जगाएंगे। वो उसको बोलते हैं कि इस होली वाटर को टच करो और उसको टच कर लेने के बाद फेमिसा वहाँ से चली जाती है। फिर फादर वहाँ पे आते हैं और कुछ मैजिक पावर का इस्तेमाल करके वाटर के अंदर से एक बबल निकालते हैं और इसी बबल के अंदर मैसेज होता है फिनिसा के लिए कि उसके पास किस तरीके की मैजिक पावर है। वो बबल बताता है कि फिनिसा के पास एक ऐसी स्किल है जिसका नाम है टैमर स्किल, यानी कि वो किसी भी बड़े मॉन्स्टर को अपने काबू में कर सकती है। इस बात को सुनते ही उसके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर फादर चेक करने लगते हैं कि फेमिसा के पास कितने मैजिक स्टार्स हैं। लेकिन उन्हें इस बात का पता चलता है कि फेमिसा के अंदर कोई भी मैजिक स्टार नहीं है। और ये बात पता चलते ही फादर गुस्सा हो जाते हैं और वो उसकी फैमिली से बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी बेटी के अंदर कोई भी मैजिक स्टार नहीं है, तुमने मेरा वक्त बर्बाद किया है। और अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ तो पहली बात तो ये कि होली वाटर के अंदर से निकला हुआ मैसेज कभी झूठ नहीं होता। फिर घर पे फेमिसा के फादर लगातार दारू पीने लगते हैं और वो फेमिसा को डांट रहे होते हैं कि घर में केवल तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिसके पास कोई भी मैजिक स्टार नहीं है। उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि वो फेमिसा के फेवरेट टॉय को ही तोड़ देते हैं जिन्हें उसने खुद से कार्विंग करके बनाया था फेमिसा के लिए। फेमिसा की माँ रोने लगती है और बोलती है कि तुम तो ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे फेमिसा तुम्हारी बेटी नहीं है। फेमिसा कोशिश करती है अपनी माँ को शांत कराने के लिए, लेकिन तभी उसका बड़ा भाई बीच में आता है और उसके हाथ को बहुत ही तेजी से पकड़ लेता है और उसको हाथ को इतनी जोर से दबाता है कि फेमिसा को दर्द होने लगता है। यहाँ पे वो अपनी बड़ी बहन से बोलती है कि मेरी मदद करो, लेकिन उसकी बड़ी बहन उसकी मदद नहीं करती और ऊपर से ऐसा शक्ल बनाती है जैसे फेमिसा ने उसकी किडनी ही चुरा ली हो। और फिर फेमिसा को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। मुसीबत यहाँ पे खत्म नहीं होती। विलेज में हर किसी को पता चल गया था कि फेमिसा के पास कोई भी मैजिक स्टार नहीं है,
इसलिए हर कोई फेमिसा को क्रिटिसाइज करने लगता है इस बात के लिए। और ऊपर से जितने भी बच्चे होते हैं वो फेमिसा के ऊपर पत्थर मारने लगते हैं, जिसकी वजह से उसके सर से खून निकलने लगता है। और वो फिर वहाँ से जब भागने लगती है तब विलेज के हर कोई उसे घेर लेता है। वो देखती है कि हर कोई उसे ऐसे देख रहा है जैसे कि उसने सबका कुछ बिगाड़ दिया हो। उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसे इतना ज्यादा हेट क्यों मिल रहा है। अब फेमिसा ना तो अपने घर जा सकती है और ना तो अपने विलेज में रह सकती है, इसलिए फेमिसा वहाँ से भाग जाती है और जंगल में लगातार भटक रही होती है। तभी अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है और फेमिसा को जगह ढूंढनी होगी छुपने के लिए। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे एक छोटा सा केव मिल जाता है। वो वहाँ पे रहने लगती है, लेकिन तभी उसे ठंड लगती है तो वो डिसाइड करती है कि वो आग जलाएगी। लेकिन वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल भी करती है लेकिन आग नहीं जला पाती और धीरे धीरे उसका विजन ब्लर होने लगता है और अचानक से फेमिसा बेहोश हो जाती है। जब फेमिसा की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसके बगल में कोई है और वहाँ पे आग भी जल रही है। उसकी मदद करने के लिए कोई और नहीं बल्कि लूबा आती है। वो बोलती है कि मुझे पता था कि ये सब तुम्हारे साथ होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई थी तुम्हारी मदद करने के लिए। और ये लो सूप, इसको पी लो ताकि तुम्हें अच्छा लगेगा। और वो फेमिसा को एक मैजिक बुक देती है और एक बैग देती है और बोलती है कि ये तुम्हारे काम आएगा। और उसके बाद वो फेमिसा का ध्यान रखने लगती है जैसे कि वो उसकी सगी माँ हो। और वो फिर उसको दुनिया के बारे में बताती है। वो उसको लिखना सिखाती है, पढ़ना सिखाती है और ये भी सिखाती है कि तुम्हें दुनिया में कैसे सरवाइव करना है। लेकिन एक दिन जब लूबा घर वापस नहीं आती तो फेमिसा को फिक्र होने लगती है, इसलिए वो विलेज में चुपके से जाती है इस बात का पता करने के लिए कि आखिरकार लूबा को क्या हो गया। उसका दिल टूट जाता है जब उसको इस बात का पता चलता है कि लूबा अब इस दुनिया में नहीं रही। और वहीं पे उसके फादर विलेज के चीफ से बोलते हैं कि तुम्हें मेरी बेटी की जान ले लेनी चाहिए क्योंकि उसके पास कोई भी मैजिक स्टार नहीं है। इतना सुनते ही फेमिसा अंदर से टूट जाती है। उसको ऐसा लगने लगता है कि कहीं उसके फादर ने ही लूबा की जान ले ली होगी और अब उसके फादर उसकी भी जान लेना चाहते हैं। यहाँ पे उसको इमेजिनेशन आता है जहाँ पे उसकी माँ उससे बोलती है कि अच्छा होता अगर तुम मेरे से नहीं जन्म लेती। इसके बाद विलेज का जो चीफ होता है वो सभी विलेज वालों को बोलता है कि फेमिसा के पीछे जाओ क्योंकि फेमिसा ने ही लूबा की जान ली है। इतना सुनते ही सभी विलेज वाले गुस्सा हो जाते हैं और वो सब लोग फेमिसा को ढूंढने लगते हैं उसकी जान लेने के लिए। फेमिसा फिर लगातार भाग रही होती है। उसे इस बात का पता होता है कि अगर एक बार वो पकड़ी गई तो आज उसकी जान नहीं बचेगी। वो लगातार भागते हुए जंगल के बीचों बीच चली जाती है जहाँ पे वो सेफ फील करती है और वहाँ पे वो कुछ ट्रैप्स को लगा देती है ताकि अगर कोई भी वहाँ पे आए तो उसको पता चल जाए। फिर वो अपने मैजिक बैग को बाहर निकालती है और उसके अंदर जितने भी बर्तन होते हैं या फिर कपड़े होते हैं उनको रख लेती है और उसके साथ ही साथ कुछ मेडिसिन को भी उसके अंदर रख लेती है और डिसाइड करती है वहाँ से भागने का। और यहीं से अब फेमिसा की असली स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। फिर अगले दिन वो एक ऐसी जगह पहुंचती है जहाँ पे सारे कूड़े कचरे रखे जाते हैं। उन्हीं के बीच में फेमिसा को एक हथियार मिलता है, लेकिन वो हथियार बहुत ही ऊपर होता है। जब फेमिसा उसे खींच रही होती है तभी अचानक से काफी सारे हथियार गिर जाते हैं नीचे उसकी तरफ, लेकिन उसे इससे कुछ नहीं होता। वो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसको इसकी वजह से काफी सारे कपड़े मिल जाते हैं, मैजिक पोर्शन मिल जाते हैं और एक मैप मिलता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि अपने स्लाइम्स को बोलता है कि इन कचरों को खा जाओ और इन सभी कचरों को खत्म कर दो। फेमिसा डर के मारे छुप जाती है। उसको इस बात का पता चलता है कि उसके ऊपर बाउंड्री रखी गई है जहाँ पे जो भी व्यक्ति उस विलेज के सामने उसको लेकर के आएगा, चाहे जिंदा या फिर मुर्दा, उसको मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। फेमिसा फिर उधर से भागने लगती है और रात होने के बाद एक पेड़ के नीचे अपनी रात गुजारती है। अगले दिन फेमिसा कहीं जा रही होती है कि तभी पानी के अंदर से काफी सारे स्लाइम्स उसके पास आने लगते हैं। फिर फेमिसा लगातार भागने लगती है उन स्लाइम से बचते हुए, लेकिन वो स्लाइम उसका पीछा करने लगते हैं। तभी फेमिसा एक हील के नीचे से गिर जाती है और गिरने की वजह से उसको चोट लग जाती है, लेकिन वो अपनी हीलिंग पोर्शन का इस्तेमाल करती है अपनी चोट को भरने के लिए। जब वो उठती है तो उसको पता चलता है कि उसके सामने बहुत ही खूबसूरत लेक है। वो डिसाइड करती है यहाँ पे नहाने का। पानी के अंदर जाते ही उसको बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है और यहाँ पे फिर फेमिसा डिसाइड करती है कि अब वो और डर के नहीं भागेगी और अपनी जिंदगी को वो अपने तरीके से जिएगी। और तभी वो अपने बालों को काट लेती है लड़कों की तरह ताकि कोई भी उसको पहचान ना पाए। फिर मैजिक बैग के अंदर से लड़कों के कपड़े निकालती है और उसको पहन लेती है। अब यहाँ पे फेमिसा को एक नया नाम भी चाहिए होगा तो वो अपना नाम रखती है आइवी। फिर अगले दिन जब वो अपना सफर स्टार्ट कर देती है और कहीं जा रही होती है तभी उसको आवाज आती है। फिर वो घास में देखने लगती है कि आवाज कहाँ से आ रही है तो उसका ध्यान जाता है स्लाइम के ऊपर। फिर वो मैजिक बुक के अंदर देखने लगती है स्लाइम के बारे में तो वहाँ पे लिखा होता है कि इस स्लाइम का कोई भी नाम नहीं होता और ये अपनी प्रजाति में सबसे कमजोर होते हैं। फिर वो बोलती है कि तुम भी मेरी तरह हो, मैं भी बहुत ही कमजोर हूँ और मेरे भी अपने लोगों ने ही मुझे निकाल दिया। तभी वो डिसाइड करती है इस स्लाइम को कुछ नाम देने का, लेकिन वहाँ पे अचानक से हवा चलने लगती है जिसकी वजह से स्लाइम उड़ते हुए वहाँ से कहीं दूर चला जाता है। फिर वो देखती है कि स्लाइम कितना कमजोर है, वो खुद से उठ भी नहीं सकता। और यहाँ पे फिर वो बुक के अंदर जब पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि ये स्लाइम बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, इतने कमजोर कि तुम उनको एक थप्पड़ ही मार करके खत्म कर सकते हो।
तो यहाँ पे फिनिशा डर जाती है। वो डिसाइड करती है कि वो स्लाइम को उठाएगी, लेकिन ध्यान से। फिर हाथ में रख लेने के बाद वो उस स्लाइम को वापस से जमीन पे रख देती है और बुक के अंदर पढ़ती है, जहाँ पे लिखा होता है कि इन स्लाइम का जो लाइफ स्पैन होता है वो 1 दिन से भी कम का होता है। तभी एक और हवा का झोंका आता है और स्लाइम उसी हवा के झोंके के साथ लगातार बह के जा रहा होता है। तब उसके पीछे पीछे फिनिशा भी चली जाती है स्लाइम की जिंदगी बचाने के लिए, क्योंकि आगे चल करके एक लेक है और अगर स्लाइम उस लेक में गिर गया तो वो मर जाएगा। लेकिन फिनिशा उसकी जान बचा लेती है और वो बोलती है कि अब से मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन जितनी भी लंबी हो हम दोनों साथ रहेंगे। फिर उस रात को फिनिशा लगातार जग करके स्लाइम के ऊपर नजर रखने लगती है। उसको डर था कि अगर वो कहीं वो सो गई और स्लाइम को कुछ हो गया तो वो अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी। और वो स्लाइम को बताती है कि मेरी फैमिली ने मुझे घर से निकाल दिया और मुझे मेरी पिछली जिंदगी के मेमोरीज अभी भी आते रहते हैं। बात करते करते फिनिशा सो जाती है। जब वो सुबह उठती है तो उसको पता चलता है कि वो सो चुकी थी बात करते करते और स्लाइम अब उसके साथ नहीं है। इस बात को सोचते वो दुखी हो जाती है और रोने लगती है, लेकिन फिर वो डिसाइड करती है कि उसे आगे बढ़ते रहना होगा और वो अपना मैप निकालती है ये डिसाइड करने के लिए कि उसे कहाँ जाना चाहिए। लेकिन उस मैप के अंदर छुप के बैठा होता है स्लाइम। उसको देखते ही वो खुश हो जाती है और उसको ऐसा लगता है कि शायद बुक के अंदर कुछ चीजें सही नहीं दी गई हैं। फिर वो और भी ज्यादा पढ़ने लगती है इस स्लाइम के बारे में, ताकि वो इस स्लाइम को ट्रेन कर सके और अपने साथ रख सके। उस बुक के अंदर लिखा होता है कि इस स्लाइम के पहले तुम्हें एक नाम देना होगा। वो सबसे पहले तो स्लाइम को टच करती है, जिसके बाद स्लाइम चमकने लगता है और क्योंकि स्लाइम का कलर भी ब्लू है तो यहाँ पे वो नाम देती है सोरा। नाम मिलते ही वो स्लाइम का जो सिर होता है वो चमकने लगता है और उसके ऊपर एक डिजाइन सा बन जाता है, जिसके बाद फिनिशा समझ जाती है कि अब उसने स्लाइम के साथ अपना कनेक्शन बना लिया है। और फिनिशा को यहाँ पे पहली बार उसका सच्चा दोस्त मिलता है। फिर खाने के लिए फिनिशा एक ट्रैप बिछाती है और उसके अंदर एक चूहा फंस जाता है। फिर फिनिशा उस चूहे के सबसे पहले तो स्किन को अलग करती है और उसके टुकड़े को एक बनाना लीफ के अंदर बांध के रख देती है और उस खाने को बैग के अंदर डाल लेती है और सोरा को बोलती है कि आज हमें रात में अच्छा खाना खाने को मिलेगा। फिर वो मैप के अंदर ढूंढने लगती है कैपिटल को, लेकिन वो कैपिटल मैप के अंदर दिखता ही नहीं। तो डिसाइड करती है कि वो आसपास के विलेज के अंदर जाएगी ताकि उसे एक अच्छा मैप मिल सके। तभी कुछ आवाज आने लगती है और यहाँ पे फिनिशा डर जाती है कि कहीं सोरा को कुछ हो ना जाए, इसलिए वो सोरा को अपने बैग के अंदर डाल देती है और एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और वो दूर से देखती है कि वहाँ पे काफी सारी चींटियां आ गई हैं। ये मामूली चींटियां नहीं है, ये एक ऐसी चींटियां हैं जो किसी इंसान की भी जान ले सकती हैं। फिर उन चींटियों के वहाँ से चले जाने के बाद आईवी नीचे आ जाती है। फिर वो सोरा को जब अपने बैग से बाहर निकालती है तो उसको पता चलता है कि सोरा का वजन बढ़ गया है, लेकिन उसका इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं जाता। उसका इस बात पे ज्यादा ध्यान जाता है कि उसके चेहरे पे कट लग गया है। फिर वो अपने मैजिक पोर्शन का इस्तेमाल करती है उसको हील करने के लिए, लेकिन सभी पोर्शन खत्म हो जाते हैं उसके उस चोट को भरने के लिए। इसलिए आईवी डिसाइड करती है कि उसे जल्द से जल्द पास के विलेज में जाना होगा। जब वो विलेज में जा रही होती है तब वो देखती है कि पेड़ के ऊपर उसके काफी सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं और उसके ऊपर उसके लिए बाउंटी भी रखी गई है। तब यहाँ पे आईवी को गुस्सा आ जाता है और वो लगातार पोस्टर को फाड़ रही होती है और बोलती है कि अब मैं फिनिशा नहीं रही। फिर आईवी एक विलेज में पहुंचती है और यहाँ पे आती वो एक चीज देखती है कि यहाँ पे हर कोई छोटे छोटे कामों के लिए मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। वो सोचती है कि उसे अपना मीट बेच देना चाहिए, जिसकी मदद से उसे काफी सारे कॉइन्स मिल जाएंगे, लेकिन उसे इस बात का डर था कि कहीं उसकी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील ना हो जाए, इसलिए वो चुपचाप बुचर शॉप के बगल से जा रही होती है। लेकिन एक आदमी उसे रोक लेता है और बोलता है कि क्या गड़बड़ है, तुम यहाँ पे क्यों आई थी और फिर अचानक से यहाँ से क्यों जा रही हो। तब वो बोलती है कि मैं यहाँ पे मीट बेचने आई थी और वो उसको सारे मीट दे देती है। वो बुचर शॉप का ओनर बोलता है कि ये मीट फ्रेश है, इसलिए मैं तुम्हें इसके बदले अच्छे पैसे दे सकता हूँ। फिर पैसे मिल जाने के बाद आईवी चली जाती है एक बेकरी शॉप में और अपने लिए कुछ ब्रेड्स लेती है। यहाँ पे वो ब्रेड लेकर के बहुत खुश होती है क्योंकि आखिरकार में वो पहली बार कुछ अच्छा खा पाएगी। वो ब्रेड को 2 टुकड़ों में बांट देती है, एक टुकड़ा अपने लिए रखती है और दूसरा सोरा को दे देती है, लेकिन सोरा यहाँ पे ब्रेड को खाता नहीं। अगले दिन आईवी फिर से मीट इकट्ठा करने लगती है पैसे के लिए, लेकिन वो यहाँ पे देखती है कि काफी सारे कूड़े और कचरे वहाँ पे रखे गए हैं, तो वो वहाँ पे सोरा के साथ चली जाती है। यहाँ पे उसे काफी सारे हीलिंग पोर्शंस मिलते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर एक्सपायर थे। लेकिन वो जब ब्लू पोर्शंस को अलग कर रही होती है तभी अचानक से सोरा उन सभी ब्लू पोर्शन को अब्सॉर्ब कर लेता है और आईवी जब उसे रेड पोर्शन देती तो यहाँ पे सोरा मना कर देता है उसको अब्सॉर्ब करने के लिए। फिर से आईवी चली जाती है मीट को बेचने के लिए, उससे उसको पैसे मिलते हैं और वो फिर बेकरी शॉप चली जाती है अपने लिए ब्रेड खरीदने के लिए और वो खुद ब्रेड खाती है और यहाँ पे सोरा को देती है उन ब्लू पोर्शंस को अब्सॉर्ब करने के लिए। फिर एक दिन जब वो विलेज में घूम रही होती है तो उसको दिखते हैं कुछ लोग जो कि उसी की तलाश में हैं। पहली बात तो वो उन लोगों को देख के डर जाती है और फिर वो देखती है कि विलेज में ज्यादातर हर एक शॉप के पास उसके पोस्टर्स लगा दिए गए हैं
उनको देखती वो इतना ज्यादा डर जाती है कि वो वहाँ से भाग के कहीं दूर चली जाती है। फिर एक पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ जाती है और सोरा से बात करने लगती है और बोलती है कि क्या ऐसी दुनिया में कोई जगह है जहाँ पे मैं आराम से रह सकती हूँ। फिर अगले सुबह आइवी डिसाइड करती है कि उसे इस विलेज से कहीं दूर जाना होगा क्योंकि उसके पोस्टर्स यहाँ पे लग चुके हैं। लेकिन वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे 2 रास्ते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि उन्हें कौन से रास्ते में जाना चाहिए। तभी यहाँ पे आइवी देखती है मैप की तरफ, लेकिन मैप से भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तब वो देखती है सोरा की तरफ और यहाँ पे सोरा को भूख लगी होती है और यहाँ पे आइवी बोलती है कि हाँ मुझे भी भूख लगी है, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं पहले कुछ खाने का। तभी आइवी को एक लेक दिखता है और लेक के पास वहाँ पे एक पेड़ होता है जिसके ऊपर काफी सारे फ्रूट्स होते हैं। आइवी सोरा से बोलती है कि जा करके फ्रूट्स को खा लो, लेकिन यहाँ पे सोरा डर रही होती है। फिर उसको पता चलता है कि वो एक्चुअली में पेड़ नहीं है बल्कि एक मॉन्स्टर है जो कि पेड़ का शेप लेकर के वहाँ पे बैठा होता है और वो कोई भी इंसान जो उसके पास आता है उसे खा लेता है। आइवी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वो एक सेफ जगह तो पहुँच जाती है लेकिन उसके हाथ पे चोट आ जाती है। फिर वो देखती है कि सोरा जो है उसके हाथ पे आ चुका है और लगातार उसके अंदर से ब्लड को चूस रहा है। उसको ऐसा लगता है कि कहीं सोरा उसे खाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि स्लाइम किसी भी चीज को खा सकते हैं और कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन से बनी हो या ह्यूमंस के अंदर से निकली हो उसको तो वो लोग बहुत ही आराम से खाते हैं। लेकिन जब उसको होश आता है तो उसे पता चलता है कि सोरा उसको खाने की कोशिश नहीं कर रहा है बल्कि उसको हील कर रहा है। तब आइवी बोलती है कि अगर सोरा यहाँ पे मेरी जान ले भी लेता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी इस दुनिया में मेरी किसी को जरूरत नहीं है। और फाइनली सोरा उसके हाथों को ठीक कर देता है और फिर यहाँ पे आइवी रोने लगती है और उस सोरा को गले लगाते हुए बोलती है कि कभी भी मुझसे अलग मत होना। फिर अगले दिन आइवी फिर से अपने लिए खाना इकट्ठा करती है और यहाँ पे कुछ पोर्शंस को इकट्ठा करती है वो सोरा के लिए। दोनों बैठ के खाना खाने लगते हैं लेकिन खाना खत्म हो जाने के बावजूद भी सोरा को भूख लगने लगती है। तो यहाँ पे आइवी उसको कुछ कचरों के पास ले जाती है ताकि वो उसके लिए पोर्शंस को ढूंढ सके। आइवी उसके लिए काफी सारे पोर्शंस ढूंढ के दे देती है जिसको कंज्यूम कर लेता है यहाँ पे सोरा। आइवी एक और चीज यहाँ पे नोटिस करती है कि सोरा लगातार पावरफुल बनता जा रहा है क्योंकि पहली बात तो उसका साइज अब बड़ा हो गया है और ऊपर से वो अपनी मर्जी से यहाँ से वहाँ ट्रेवल भी कर पा रहा है। रास्ते में आइवी को काफी सारे बेरीज मिलते हैं और वो उन बेरीज को इकट्ठा कर लेती है अपने शाम के खाने के लिए। और यहाँ पे वो फिर जब खाने बैठती है तो सोरा को काफी सारे पोर्शंस देती है खाने के लिए जिन्हें सोरा केवल 1 ही सेकंड में खत्म कर जाता है। आइवी फिर से उसे पोर्शन देती है और सोरा फिर से उन्हें खत्म कर जाता है। आइवी को लगता है कि अगर इसी रफ्तार से पोर्शन को खाता रहा तो उसके पास एक भी पोर्शन नहीं बचेगा फिर सोरा को देने के लिए। इसलिए वो सोरा को एक कहानी सुनाने लगती है ताकि सोरा सो जाए। वो बोलती है कि ये कहानी मैंने अपने बचपन में सुनी थी। एक समय था जब पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही थी। तब राजा ने काफी सारे मैजिशियंस को इकट्ठा किया था और उनसे पूछा था कि मुझे फ्यूचर के बारे में बताओ कि ये लड़ाई कहाँ जाके खत्म होगी। सभी मैजिशियंस ये बात बताते हैं कि ये लड़ाई तब खत्म होगी जब इस दुनिया का ही अंत आ जाएगा, यानी कि इस लड़ाई के खत्म होते होते ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। फिर सभी मैजिशियंस ने मिल करके एक पावरफुल स्पेल का इस्तेमाल किया जिसके बाद एक बच्चा किसी और ही दुनिया से अंदर आया इस दुनिया में और उसके बाद उसने इस वॉर को रोक दिया। और ये कहानी सुनाते सुनाते आइवी सो जाती है। अगली सुबह जब आइवी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि सोरा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। जब वो अपना बैग चेक करती है तो उसे पता चलता है कि सोरा ने सभी मैजिक पोर्शंस को पहले ही खा लिया है। फिर वो वापस से अपने ट्रैप को चेक करने जाती है कि उसके अंदर कोई चूहा फंसा है कि नहीं, लेकिन इस बार कोई चूहा नहीं बल्कि एक सांप जाके उस ट्रैप में फंस जाता है। आइवी को लगता है कि मैं इस सांप को भी शायद बेच पाऊंगी, इसलिए वो उसे कपड़े के अंदर बंद कर लेती है और उसको बेचने के लिए अपने साथ ले जा रही होती है। रास्ते में उसको एक आवाज आती है और यहाँ पे सोरा वो आवाज सुनते ही डर जाता है। फिर आइवी उस रास्ते चली जा रही होती है जहाँ से उसको वो आवाज सुनाई दी थी। उस रास्ते में वो देखती है कि वहाँ पे एक हॉर्स मरा पड़ा है और काफी सारे लोगों की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी है। आइवी वहाँ से डर के भाग जाती है और भागते भागते टाउन में जाके पहुँच जाती है। फिर वो ढूंढने लगती है कि उसे ये सांप कहाँ पे बेचना चाहिए। तभी वो एक रूम में पहुँच जाती है जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं। उनमें से एक आदमी पूछता है कि तुम्हारे बैग के अंदर क्या है। वो बोलती है कि एक सांप है। वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें इस सांप को किसी बुचर शॉप में बेचना चाहिए, ना कि यहाँ पे। आइवी बोलती है कि मैं इस सांप को बेचना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि रास्ते में मैंने एक मरे हुए घोड़े को देखा और काफी सारे लोगों की डेड बॉडी भी वहाँ पे पड़ी हुई थी। तभी एक आदमी उसके सामने आता है और वो बोलता है कि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बताओ जहाँ पे तुमने ये सब चीजें देखी थी, और अगर तुम्हारी बातें सच्ची निकली तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगा। आइवी उसको सारी बात बता देती है और फिर यहाँ पे वो आदमी अपने साथियों से बोलता है उस तरफ जाने के लिए। यहाँ पे आइवी को एक कार्ड दिया जाता है और उससे बोला जाता है कि अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सही निकली तो इस कार्ड को लेकर के यहीं पे आ जाना, हम तुम्हें रिवॉर्ड दे देंगे। फिर आइवी एक शॉप में चली जाती है जहाँ पे ऑनर ये देख करके हैरान होता है क्योंकि जिस सांप को आइवी ने पकड़ा होता है वो बहुत ज्यादा यूनिक होता है। उस शॉप का ऑनर आइवी को अच्छे पैसे देता है और बोलता है कि अगली बार अगर तुमने कोई और सांप पकड़ा तो फिर से यहाँ पे आ जाना। तभी सोरा को भूख लग जाती है
तो आईवी लेकर के चली जाती है फिर से एक कूड़ेदान के पास, और वहाँ पे वो देखती है कि काफी सारे मैजिक पोर्शंस के साथ ही साथ वहाँ पे काफी सारे मैजिक बैग भी होते हैं। यहाँ पे सोरा तो लगातार मैजिक पोर्शंस को कंज्यूम कर रहा होता है, लेकिन वहीं पे आईवी लगातार इस बात को सोच रही होती है कि इन मैजिक बैग्स को कैसे कैरी कर सकती है। फिर वो अपना दिमाग लगाती है और एक के बाद एक मैजिक बैग को दूसरे मैजिक बैग के अंदर रखती जाती है। फिर वो काम खत्म कर लेने के बाद वापस से टाउन के अंदर चली जाती है। उसके सामने फिर से वही आदमी आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सही थी, तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड दे दिया जाएगा। एक्चुअली में एक मॉन्स्टर है जिसने कि हमारे सभी एडवेंचरर्स ग्रुप को मार दिया है, इसलिए उस मॉन्स्टर को मार गिराने के लिए काफी सारे बड़े रैंक के एडवेंचरर्स उसके पीछे गए हैं। फिर इसके बाद आईवी चली जाती है अपने रिवॉर्ड को कलेक्ट करने के लिए। वो उसी कार्ड को वापस से दिखाती है और उसको काफी सारे पैसे दिए जाते हैं। उसको इतने पैसे तो मिल जाते हैं कि उसे अब हंटिंग करके दूसरे जानवरों का मीट नहीं बेचना होगा, लेकिन काफी सारे अब पैसे खत्म हो जाते हैं आईवी के। तो आईवी डिसाइड करती है कि फिर से हंटिंग करेगी, लेकिन इस बार उसका जो ट्रैप होता है वो टूट जाता है। तभी वो डिसाइड करती है कि अपने ट्रैप को ठीक करेगी, लेकिन यहाँ पे सोरा दूसरी तरफ भाग के कहीं जा रहा होता है। तभी वो देखती है कि सोरा एक मैजिकल मॉन्स्टर के पास उसे ले आया है। वो मैजिकल मॉन्स्टर बहुत ही बुरी तरह से घायल है और वो मरने वाला है। तब आईवी यहाँ पे डिसाइड करती है कि उसे इसकी मदद करनी होगी। तब आईवी बुक में देख रही होती है कि वो कैसे मदद कर सकती है, लेकिन उसे बुक में इसके बारे में कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। वो मॉन्स्टर डर रहा होता है आईवी से। तब आईवी उसके पास जाती है और बोलती है कि चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारी तरह डर रही थी जब एक पल मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तभी सोरा अपने शरीर को बड़ा कर लेता है और उस मैजिकल मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है और फिर लगातार उस मॉन्स्टर को हील करने लगता है। आईवी को भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि सोरा लगातार इतना पावरफुल बनता जा रहा है कि वो अपने आप को इतना बड़ा बना सकता है, और फिर वो वेट करने लगती है जब तक सोरा उस मॉन्स्टर को हील ना कर दे। सोरा उस मॉन्स्टर को हील करने के बाद आईवी के पास आ जाता है और यहाँ पे फिर मॉन्स्टर भी उनके पास आ रहा होता है। आईवी को ऐसा लगता है कि कहीं वो मॉन्स्टर उन पे अटैक ना कर दे, लेकिन वो मॉन्स्टर उन पे अटैक नहीं करता बल्कि अपना प्यार दिखा रहा होता है और वो इन दोनों की पीछे पीछे जाने लगता है। आईवी बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे एक और दोस्त मिल चुका है। फिर आईवी डिसाइड करती है कि उसे एक नाम रखना होगा इसका, और आज से तुम्हारा नाम है सील। इसके थोड़ी देर बाद ही आईवी को ऐसा लगता है कि कुछ लोग वहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए वो सोरा को अपने बैग में छुपा लेती है और उसके बाद सील से बोलती है कि तुम भी यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। फिर आईवी एक नए टाउन के अंदर जा रही होती है, लेकिन उस टाउन के गेट के आगे एक गार्ड है और आईवी को डर था कि कहीं वो सोरा को पकड़ ना ले, क्योंकि गार्ड हर किसी का बैग चेक कर रहा था जो भी गेट के आर पार जाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे आईवी हिम्मत करके जाने की कोशिश करती है, तब गार्ड उसे रोकता भी है, लेकिन क्योंकि आईवी यहाँ पे एक छोटी बच्ची दिख रही होती है तो वो गार्ड उसे ज्यादा सवाल नहीं पूछता और उसको जाने देता है। इसके बाद आईवी अपने रहने का जगह ढूंढ रही होती है। तभी वो देखती है कि एक जगह पे काफी सारे एडवेंचरर्स एक साथ रह रहे होते हैं। वो डिसाइड करती है कि उसे भी यहाँ रहना चाहिए, लेकिन जब वो वहाँ पे जा रही होती है तभी उसे एक गार्ड मिलता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो और यहीं पे क्यों रहना चाहती हो। लेकिन आईवी के भोले चेहरे को देखते हुए गार्ड बोलता है कि ठीक है, तुम यहाँ पे रह सकती हो, और वो उसे एक वुडन पास देता है और बोलता है कि जब भी इस वुडन पास को तुम दिखाओगी तब तुम एंटर कर सकती हो। आईवी बहुत खुश होती है और वो अपना मैट बिछा करके वहीं पे सो जाती है। लेकिन फिर आईवी देखती है कि हर किसी के पास उनका खुद का टेंट है, तो यहाँ पे वो सोरा को बोलती है कि हमें भी अपने लिए टेंट खरीदना होगा। वो अपने लिए टेंट देख ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसके पीछे अचानक से वो गेट कीपर आ जाता है जो कि उससे पहले मिला था। उस गेट कीपर को देखते ही वो रोने लगती है। तब उस गेट कीपर का दोस्त उससे बोलता है कि ऐसे किसी बच्चे को नहीं डराते। फिर वो गेट कीपर बोलता है कि मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा नाम है ओगो और मैं तुम्हें टेंट दिलाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। स्टार्टिंग में तो आईवी उससे डर रही होती है, लेकिन उस गेट कीपर का दोस्त बोलता है कोई बात नहीं, डरो मत, ये तुम्हें टेंट दिला देगा। फिर ओगो उसे एक बूढ़े आदमी के पास ले जाता है जिसके पास काफी सारे अच्छे टेंट होते हैं। यहाँ पे जब आईवी उसको पैसा देती है तो हर कोई ये देख करके हैरान था कि आईवी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तो आईवी बताती है कि मैंने मॉन्स्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया था और मुझे ये सारे पैसे रिवॉर्ड के तौर पे मिले थे। फिर अपना टेंट लगा लेने के बाद वो सोरा को बोलती है कि मुझे पता है तुम्हें भूख लग गई होगी, एक काम करते हैं हम फिर से उसी जगह चलते हैं जहाँ पे हमें काफी सारे पोर्शन मिल सकते हैं। वो जा ही रही होती है कि तभी कुछ लोग आकर के उसे घेर लेते हैं। उन लोगों का दावा होता है कि टेंट आईवी का नहीं बल्कि उनका है। वो लोग बोलते हैं कि तुमने इसे पक्का हमसे चुराया होगा। आईवी उनको समझा रही होती है कि मैंने चुराया नहीं है बल्कि खरीदा है, लेकिन वो लोग उसकी बात ही नहीं मानते। फिर वो लोग जब आईवी का बैग चेक कर रहे होते हैं तो वहाँ पे सोरा उन्हें दिख जाता है। उसको देखती थोड़ा बहुत लोग डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये क्रीचर इसके पास कैसे आया। इसके बाद वो लोग आईवी को धमका रहे होते हैं कि टेंट हमें दे दो और यहाँ से चलती बनो।
लेकिन तभी अचानक से एक गार्ड वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है कि आईवी को नीचे रखो, और ऊपर से किसी बच्चे को सताना अच्छी बात नहीं होती। यहाँ पे वो आईवी की जान बचाता है और बाद में उनसे पूछने लगता है क्या ये सही में तुम्हारा टेंट है या फिर तुम ऐसे ही सिर्फ दावा कर रहे हो। इन सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि इनका झूठ पकड़ा गया है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो गार्ड अपने बाकी सभी दोस्तों को वहाँ पे बुला लेता है और बोलता है कि इन सबको अरेस्ट कर लो। आईवी उससे बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचाई। फिर वो गार्ड बोलता है कि नहीं, पहले तो मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए कि मेरे रहते हुए ये सब तुम्हारे साथ हुआ, इसलिए मैं तुम्हें ये हीलिंग पोर्शन देता हूँ ताकि अगर तुम्हें कहीं चोट आई हो तुम अपने आप को ठीक कर लो। फिर रात में जब वो लोग खाने बैठते हैं तब यहाँ पे सोरा के सामने काफी सारे पोर्शन होते हैं, लेकिन वो उन सभी पोर्शन को मना कर देता है खाने से, और बल्कि आईवी को बोलता है कि मुझे वो हीलिंग पोर्शन दे दो जो तुम्हारे पास है। आईवी बोलती है कि वो हीलिंग पोर्शन अभी नया है और मुझे जरूरत पड़ेगी आगे, तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। फिर अगले दिन आईवी सोरा को बोलती है कि आज हमें हंटिंग पे जाना है ताकि हम उससे पैसे कमा सके। लेकिन जब वो अपनी जगह पे जाती है जिस जगह पे उसने ट्रैप रखा था, वो ट्रैप टूटा होता है। वो डर जाती है कि अब वो क्या करेगी। तभी वहाँ पे सील आ जाती है जिसके मुंह में काफी सारे रैबिट होते हैं जो उसने खुद से पकड़े हैं। वो उन सभी रैबिट को जाके दे देती है आईवी को और अपना प्यार दिखाने लगती है। फिर यहाँ पे आईवी तब तक उन सभी रैबिट को काट करके पैक कर देती है बनाना लीफ के अंदर, और फिर सोरा को बोलती है कि चलो अब हम चलते हैं इनको बेचने के लिए, और फिर सील वहाँ से चली जाती है। फिर वो लोग जब जाते हैं बुचर शॉप में इनको बेचने के लिए मीट को, तो बुचर ओनर बोलता है कि तुम्हारे मीट बहुत ही ज्यादा फ्रेश हैं, इसलिए अगली बार से मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगा अगर तुम इसी तरीके से मीट मेरे पास लेकर के आओगी। आईवी बहुत खुश होती है क्योंकि उसने अच्छे खासे आज पैसे कमा लिए हैं। लेकिन जब वो वहाँ से जा रही होती है तब वो देखती है कि हर एक गार्ड वहाँ का रहने वाला उसके पास आ रहा है और उससे पूछ रहा है कि तुम कैसी हो, क्या कर रही हो, और उसका हर कोई नाम जानता है। फिर आईवी इन चीजों से घबरा जाती है और सभी गार्ड से छुपने लगती है। तभी वहाँ पे ओगो का दोस्त आ जाता है और वो उसको सारी बात बताता है कि ओगो ने अपने सभी दोस्तों को बोला था कि तुम पे नजर रखने के लिए, ताकि तुम्हारे साथ अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो कल हुआ था। इतना बोल करके वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। तभी आईवी की नजर पड़ती है एक ऐसे फ्रूट पे जो कि केवल उसी के विलेज में उगा करता था। तब यहाँ पे वो जाती है शॉपकीपर से बोलने के लिए कि मुझे भी एक फ्रूट चाहिए। शॉपकीपर बोलता है कि तुम्हें फ्रूट पसंद है, क्या तुम इसी गांव की रहने वाली हो। आईवी बताती है कि हाँ, जिस जगह पे ये फ्रूट उगता है मैं उसी विलेज से आती हूँ। अब यहाँ पे शॉपकीपर ये भी बात उसे बताता है कि किस तरीके से जिस विलेज से आईवी आती है वो विलेज बहुत ही बड़े आर्थिक संकट में है, और ये सब चीजें तब स्टार्ट हुई फॉर्च्यून टेलर के मरने के बाद से, और तब से ही उस विलेज की जो स्थिति है बहुत ही ज्यादा खराब है। और शॉपकीपर को ये लगता है कि आईवी भी जरूर वहाँ से भाग करके आ गई होगी क्योंकि वहाँ की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे फ्री में एक फ्रूट दे देता है। अपने टेंट में वापस आ जाने के बाद आईवी लगातार सोच रही होती है अपने गांव के बारे में और अपने परिवार के बारे में। वो सोच रही होती है कि मेरे परिवार पे भी क्या बीत रही होगी और उनका हालत कैसा होगा। लेकिन फिर आईवी सोचती है कि मेरे परिवार वालों ने और मेरे खुद के गाँव वालों ने तो मुझे निकाल दिया था, तो हो सकता है मुझे उनके बारे में अब ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, और ये जगह मुझे सेफ फील कराती है और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। आने वाले समय में मैं इस जगह को अपना घर बना सकती हूँ। और उसको फिर याद आता है कि फॉर्च्यून टेलर ने उससे बोला था कि अगर तुम आने वाले समय में काफी सारे कैपिटल्स या टाउन में जाती हो तो तुम्हें काफी सारे अच्छे लोग मिल जाएंगे। फिर अगले दिन हंटिंग पे जाने से पहले आईवी सबको ग्रीट करती है और उसके बाद फिर वो हंटिंग के लिए चली जाती है, जहाँ पे वो जंगल में जा करके ट्रैप बिछाती है और उसके बाद सोरा से बोलती है कि अब तुम्हारे खाने के लिए हमें बंदोबस्त करना होगा। तभी उसके सामने उसी ग्रुप के कुछ मेंबर्स आ जाते हैं जिन्होंने पहले आईवी को तंग किया था। वो लोग बोलते हैं कि जो स्लाइम तुम्हारे पास है उसे हमारे हवाले कर दो। यहाँ पे आईवी बोलती है कि मैं उसे तुम्हें नहीं दे सकती, वो मेरा दोस्त है। तभी वो आदमी आईवी को जबरदस्ती पकड़ने लगता है और कोशिश कर रहा होता है कि उससे स्लाइम ले ले, लेकिन आईवी किसी तरीके से अपने आप को छुड़ा करके वहाँ से भागने लगती है। फिर वो आदमी भी जब उसके पीछे जा रहा होता है तो वो एक ट्रैप में फंस जाता है। तब उसके साथ जो लड़की होती है वो बोलती है कि तुम किसी काम के नहीं हो, मुझे उस लड़के को पकड़ना होगा। वो आईवी का रास्ता रोक लेती है और उसके बाद उसका साथी भी वहाँ पे आ जाता है। जब दोनों आईवी को पकड़ ही लेते हैं तभी एन वक्त पे वहाँ पे सील आ जाता है। सील दोनों को डरा के वहाँ से भगा रहा होता है और उस सील को देख करके दोनों बेहोश हो जाते हैं। सील ने यहाँ पे दोनों की जान तो बचा ली थी, लेकिन तभी सील को इस बात का एहसास होता है कि कोई और भी वहाँ पे आ रहा है, इसलिए सील जाके छुप जाती है। और यहाँ पे आईवी देखती है कि कोई और नहीं बल्कि ओगो अपने दोस्त के साथ आया है। ओगो बताता है कि मैंने तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी इसलिए मैं यहाँ पे चला आया। आईवी बोलती है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। फिर ओगो उन दोनों को अपने साथ ले जाता है और बताता है यहाँ पे आईवी को कि अब से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने तुम पे हमला किया था मैंने उन्हें जेल में डाल दिया है, और क्योंकि उन लोगों को तुमने पकड़ने में मदद की है और तुमने ही उन्हें पकड़ा है, इसलिए हम तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे कुछ देना चाहते हैं। और यहाँ पे ओगो काफी सारे पैसे देता है यहाँ पे आईवी को, लेकिन आईवी के पास अगर इतने सारे पैसे होंगे तो हो सकता है वो पैसे चोरी हो जाएं, इसलिए ओगो आईवी से बोलता है कि तुम अपना एक अकाउंट बना लो। फिर आईवी ट्रेड गिल्ड में चली जाती है जहाँ पे उसको अकाउंट बना कर दिया जाता है और वो अपने सारे पैसे उसी अकाउंट के अंदर रख देती है और उसको एक कार्ड दिया जाता है जिसकी मदद से वो अपने पैसों को जब चाहे निकाल सकती है।
अब यहाँ पे आइवी को ये बात समझ में नहीं आ रही होती है और वो खुद से ये सवाल पूछती है कि आखिरकार ये दोनों मेरे साथ इतना अच्छा क्यों बिहेव कर रहे हैं। फिर ओगा आइवी को लेकर के एक रेस्टोरेंट में चला जाता है और वहाँ से एक लड़की को बोलता है कि आज भरपेट खाना लेकर के आना और यहाँ पे हमारी एक दोस्त भी आई है तो उसको भी अच्छा खाना खिलाना है। वो लोग जब खाना खाने लगते हैं तब यहाँ पे ओगा आइवी से पूछता है कि तुम्हारे पास स्किल कौन सी है। आइवी बताती है कि मेरी स्किल टेमर की है। फिर वो पूछता है कि तुम्हारे पास कितने स्टार हैं। इसको सुनते ही आइवी थोड़ी सी घबरा जाती है और हिचकिचाने लगती है। तब यहाँ पे ओगो बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास काफी सारे स्टार हैं लेकिन वो यूजलेस हैं और तुम जिंदगी में कभी हार मत मानना, बस आगे बढ़ते रहना। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐसा लग रहा होता है कि हो सकता है आइवी के पास केवल एक ही स्टार हो, इसलिए वो लोग उसे तसल्ली देने के लिए ये लगातार बोल रहे होते हैं। अगले दिन आइवी उन दोनों को गुड बाय बोलती है और बोलने लगती है कि मैं अब रॉयल कैपिटल की तरफ जा रही हूँ। तब ओगा बोलता है कि ठीक है तुम जा तो रही हो लेकिन वापस जरूर आना हमसे मिलने के लिए। जब वहाँ से आइवी काफी दूर चली जाती है तब यहाँ पे ओगा का दोस्त उसे बताता है कि मैंने काफी खोजबीन की है और मुझे पता चला है कि आइवी कोई लड़का नहीं है बल्कि एक लड़की है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रही है हम सबसे। ओगा बोलता है कोई बात नहीं, हो सकता है एक दिन वो खुद हमें अपनी आइडेंटिटी के बारे में बता दे। अब इधर जंगल में सोरा लगातार बहुत ही रफ्तार से भाग रहा होता है और आइवी लगातार उससे बोल रही होती है कि थोड़ा धीरे हो जाओ, मैं इतनी रफ्तार में नहीं भाग सकती। और यहाँ पे वो देख पा रही होती है कि सोरा बहुत ही ज्यादा इतनी रफ्तार में इसलिए भाग रहा है क्योंकि आज उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। यहाँ पे आइवी सोचने लगती है कि जब से सोरा ने सील को ठीक किया है वो तब से बहुत ज्यादा एनर्जी उसके अंदर आ गई है और ऊपर से वो बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहा है। तभी वो दोनों कुछ दूर जाते ही रुक जाते हैं। तभी यहाँ पे आइवी की नजर जाती है कि आगे का जो रास्ता है बहुत ज्यादा खराब हो रखा है और हो सकता है किसी मॉन्स्टर ने इसको कर दिया हो। फिर जंगलों में से कुछ आवाज आने लगती है। आइवी को लगता है जरूर वो मॉन्स्टर उस पर हमला करने वाला है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो उसको पता चलता है कि उसी का दोस्त सील वहाँ पे आ चुका है और फिर तीनों मिल करके जाने लगते हैं रॉयल कैपिटल की तरफ। यहाँ पे फिर रात होते ही सील को थैंक यू बोला जा रहा होता है आइवी के द्वारा, जहाँ पे आइवी बोलती है कि तुम्हारी वजह से हमें रात का खाना मिल पाया है। फिर अगले दिन जब आइवी चेक करने जाती है सोरा के साथ कि उसके ट्रैप में कोई जानवर फंसा है कि नहीं, वो दोनों ये देख करके बहुत ही दुखी होते हैं कि कोई भी जानवर वहाँ पे नहीं फंसा होता। तो आइवी बोलती है कोई बात नहीं, हम रात का खाना जो बचा है उसी को दोपहर में खा लेंगे। वो दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी आइवी देखती है कि कोई अजीब सी चीज उनकी तरफ बढ़ रही है। आइवी डर जाती है और घबराते हुए वहाँ से भागने लगती है, लेकिन भागते भागते वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाती है जहाँ पे आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तभी आइवी की नजर इस बात पे जाती है कि जो चीज उसकी तरफ बढ़ रही है उसको मारने के लिए वो कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि एक इंसान है। और तभी वहाँ पे एन वक्त पे सील आ जाता है और सील वहाँ पे दहाड़ने लगता है। उस दहाड़ से वो व्यक्ति वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद सील उन दोनों को अपनी पीठ पे बैठा करके रास्ते में जा रहा होता है। तभी वहाँ पे काफी सारे ओगर आ जाते हैं, एक ऐसे दानव जो कि लड़ना चाहते थे यहाँ पे सील से और हमला कर रहे होते हैं लगातार आइवी पे। तब यहाँ पे सील किसी तरीके से एक ओगर के साथ लड़ रहा होता है और लड़ते लड़ते वो पानी में गिर जाते हैं और ऊपर से और भी सारे ओगर आ जाते हैं हमला करने के लिए आइवी पे। आइवी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। उसको फिक्र होती है सील की, लेकिन वो क्या कर सकती थी, उसको भागना ही पड़ा। और भागते भागते वो एक ऐसे जंगल में पहुंच जाती है जहाँ पे पेड़ के ऊपर काफी सारे स्केरक्रो जो है लटके हुए होते हैं। उनको देख करके आइवी को डर तो लग रहा होता है, लेकिन आइवी को यहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। तभी उसके पीछे काफी सारे ओगर आ जाते हैं। जब आइवी उनसे बच के भाग रही होती है वो एक ट्रैप में फंस जाती है और उसकी वजह से एक ओगर उस पर हमला करने वाला होता है कि तभी वहाँ पे एक और आदमी आ जाता है। वो अपनी फ्लेम की मदद से सभी ओगर को खत्म कर देता है, लेकिन वहाँ पे और भी ज्यादा ओगर आ जाते हैं। तब वो आदमी सबसे पहले देखता है कि आइवी की जान उसे बचानी होगी, इसलिए वो सबसे पहले तो आइवी को स्ट्रैप से निकालने की कोशिश करता है और उसकी जान बचा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उस आदमी के और भी सारे दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं और एक एक करके सभी ओगर से लड़ने लगते हैं और सभी ओगर को खत्म कर देते हैं। फिर इसके बाद वो सभी लोग आइवी को बताते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे भेजा गया था इन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए और हमने ये ट्रैप भी उसके लिए बिछाया था, लेकिन गलती से उसमें तुम फंस गए। फिर उसके बाद वहाँ से जब जा रहे होते हैं सभी लोग, तो वो लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए एक साथ जा रहे होते हैं। तब यहाँ पे आइवी बोलती है कि मुझे रॉयल कैपिटल जाना है। वो लोग बोलते हैं कि हम भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे, इसलिए तुम हमारे साथ चल सकती हो। उनके साथ जाते समय आइवी की नजर जाती है सील के ऊपर और उसको खुशी मिलती है कि सील सही सलामत है, लेकिन वो समझ जाती है कि वो यहाँ पे सील को नहीं बुला सकती सबके सामने, कहीं वो सील को नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए वो सील को लगातार इशारा कर रही होती है कि यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। तभी पीछे से लैडर बोलता है कि चलो आइवी, अब हमें चलना चाहिए। फिर आइवी पहुंच जाती है उनके कैंप में जहाँ पे और भी सारे एडवेंचरस होते हैं। वो सभी लोग मिलकर के यहाँ पे कैंपिंग कर रहे होते हैं और उनका एक ही मकसद होता है कि यहाँ के सभी मॉन्स्टर्स को मारना। फिर ये सभी लोग अपने अपने टेंट में चले जाते हैं और आज खाना बनाने की जिम्मेदारी होती है लैडर की।
फिर यहाँ पे लैडर आइवी के साथ खाना बनाने चला जाता है। वो आइवी को समझाता है कि मैं ज्यादा अच्छा नहीं हूँ खाना बनाने में और ये लोग बार बार मुझे खाना बनाने के लिए दे देते हैं। आइवी बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर आइवी यहाँ पे बहुत अच्छा खाना पकाती है और बार बार बता रही होती है लैडर को कि कैसे तुम्हें खाना पकाना चाहिए और तुम्हें कितना मसाला उसमें डालना चाहिए। जब खाना तैयार हो जाता है और सबके सामने परोसा जाता है तो सब लोग खाने को देखते ही पहले तो हैरान होते हैं कि इतना अच्छा खाना बन कैसे गया, और खाना खाने के बाद सब लोग रोने लगते हैं क्योंकि उन्होंने सालों से इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया था। आइवी बोलती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मेरा खाना बहुत अच्छा लग रहा है। तब यहाँ पे लैडर का एक साथी बोलने लगता है कहीं तुमने आइवी से तो पूरा खाना नहीं बनवा दिया। तो लैडर बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी बीच में आइवी बोलती है कि हाँ, इसने ऐसा कुछ नहीं किया, हम दोनों ने मिलकर ये खाना बनाया है। खाना खा लेने के बाद यहाँ पे आइवी बोलने लगती है कि मैं सारे बर्तन धो दूंगी। लैडर बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सारे बर्तन धो दूंगा, तुम जाके आराम कर सकती हो। लेकिन आइवी लगातार उससे बोल रही होती है कि नहीं, मैं बर्तन धो दूंगी। तब वहाँ पे बाकी लोग भी आ जाते हैं और लोग बोलते हैं कि आइवी तुम आराम कर सकती हो, अगर तुम्हें बर्तन इतना ही धोने का शौक है तो चलो मिलके धोते हैं बर्तन को। फिर वो लोग जब अपने टेंट में चले जाते हैं सोने के लिए, तब वो लोग आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि आइवी शायद जानबूझ के अपने आप को यूजफुल दिखाना चाह रही है। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि ऐसा करने की वजह से हम उसको ग्रुप से नहीं निकालेंगे। अगले दिन वो सब लोग अपने जर्नी फिर से स्टार्ट कर देते हैं और उस टाउन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो पहुंचना चाहते थे। उस टाउन में एंटर होने के लिए आइवी को अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी होगी, इसलिए वो आइवी अपना वो कार्ड दे देती है जो उसने ट्रेड गिल्ड में बनाया था अपना अकाउंट खोलते समय। और यहाँ पे फिर वो लोग पहुंच जाते हैं उस टाउन के अंदर। अब उस टाउन के अंदर जाने के बाद वो लोग अपना टेंट वहाँ पे बिछाते हैं और उसके बाद फिर शाम में जब खाना खा रहे होते हैं तब यहाँ पे लैडर देखता है कि उसके साथ बाकी और भी एडवेंचर्स वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं। वो सब लोग बताते हैं कि यहाँ पे आइवी का ध्यान हमें रखना होगा बहुत ही ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर बच्चों को चुरा लिया जाता है। फिर यहाँ पे आइवी ये बात सुनती थोड़ी घबरा जाती है। लैडर देखता है कि आइवी घबरा रही है तो वो उससे पूछता है कि अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तो हमें बता सकती हो, हम एक सील बना देंगे ताकि कोई भी हमारी बात को सुन ना पाए। तब यहाँ पे फिर आइवी उन्हें को सारी बात बताती है कि कैसे जंगल में जब मैं घूम रही थी तब एक अजीब सी प्रेजेंस मेरा पीछा कर रही थी, और ऊपर से टेंट में भी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है और कोई मुझ पे हमला करने वाला है। इस बात को सुनते ही सभी लोग उसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। अब रात में यहाँ पे आइवी जब सोरा के साथ अकेले बैठी होती है तब वो सोचने लगती है कि उसे सोरा के बारे में सबको बताना होगा, क्योंकि जिन लोगों के साथ वो रह रही है अगर उन्हीं पे वो ट्रस्ट नहीं करेगी तो आगे चल के वो लोग भी हो सकता है आइवी पे ट्रस्ट ना करें। इसके बाद वो लोग फिर से आइवी से मिलते हैं और एक सील्ड बना करके उससे चुपचाप बात कर रहे होते हैं। वो लोग आइवी को बताते हैं कि हमें पहले लगा था कि हमारे ही बंदे में से कोई हो सकता है तुम पे नजर रख रहा हो, और वो कोई और नहीं बल्कि मीला हो सकती है, क्योंकि मैंने एक आदमी को देखा जो कि मीला के साथ बात कर रहा था और उसके 2 भाई भी वहीं पे थे। लेकिन वो लोग जिस तरीके से बात कर रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि वो लोग बहुत टॉप सीक्रेट बात कर रहे हैं, इसलिए वो लोग सील का इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई भी उनकी बात ना सुन पाए। और जब हमने उनसे पूछा कि तुम लोग उस मर्चेंट के साथ क्या कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि हम उसे केवल रास्ता बता रहे थे। अब हमें उन पे शक हो रहा है और ये तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने हमें जो कल बात बोली थी उसकी वजह से हमने सोचा कि हो सकता है हमारे बीच में से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि यहाँ पे आइवी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो सब लोग यहाँ पे आइवी का धन्यवाद कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से अब हम ट्रेटर को पकड़ पाएंगे जो कि हमें कब से धोखा दे रहा है। इसके बाद आइवी इमोशनल हो जाती है और फिर डिसाइड करती है कि वो सभी लोगों को सोरा से मिलवाएगी। सोरा को देख लेने के बाद सभी लोग सोरा को प्यार करने लगते हैं और सब लोग को दिख रहा होता है कि सोरा कितना क्यूट है। यहाँ पे सब लोग ये भी बात बताते हैं कि हमने पहली बार किसी ट्रांसपेरेंट स्लाइम को देखा है, ज्यादातर हमने केवल उसके बारे में सुना था। रात में जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तब यहाँ पे लैडल थोड़ा सा दुखी होता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि मीला उन लोगों के साथ मिली हो सकती है जो लोग बच्चों की किडनैपिंग करते हैं। तभी यहाँ पे आइवी बताती है कि ये मीला का अकेला काम नहीं हो सकता है उसके साथ काफी सारे ऐसे लोग भी मिले हों जो कि शुरू से ही रॉयल कैपिटल के अंदर रह रहे हैं या फिर उनके पास अच्छी खासी पोजीशन है। वो ये भी बात बताती है कि नोबल्स ने एक ग्रीन गेल के आदमी को प्रमोट कर दिया था बहुत ही जल्दी, और वहीं पे जो बाकी उसके साथी थे उनको प्रमोट नहीं किया गया था, तो हो सकता है नोबल्स भी इस काम में मिले हों। फिर सब लोग तारीफ करने लगते हैं आइवी की और बोलने लगते हैं कि तुम केवल 7 साल की हो लेकिन तुम्हारे अंदर दिमाग बहुत है। फिर आइवी बोलती है कि मैं केवल 7 साल की नहीं हूँ, मैं 9 साल की हो गई हूँ आज। तब सब लोग फिर बर्थडे मनाने लगते हैं उसका और उसको विश करते हैं। आइवी शर्मा जाती है क्योंकि कई साल बाद उसको किसी ने उसके बर्थडे पे विश किया है। और अगले दिन वो लोग ले जाते हैं आइवी को एडवेंचर गिल्ड अपने साथ ताकि वो ट्रेटर को पकड़ने में मदद कर सके। अब यहाँ पे गिल्ड मास्टर के अंदर 3 लोग रह रहे हैं और ये लोग यहाँ पे आए होते हैं ये देखने के लिए कि ये लोग वफादार हैं या फिर ये लोग ट्रेटर हैं। और यहाँ पे लगातार सोरा से पूछा जा रहा होता है कि सबको चेक करो और पता लगाओ कि ये लोग ट्रेटर हैं या फिर वफादार हैं। आइवी सोरा को अपने बैग में ही रखती है और बस अपने बैग को उन लोगों के पास लेके जाती है ये देखने के लिए कि सोरा यहाँ
पे क्या रिएक्शन दिखाएगा, लेकिन सोरा किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं दिखाता, जिसका मतलब कि इनमें से कोई भी ट्रेटर नहीं है। अब ये बात कंफर्म हो जाने के बाद कि इनमें से कोई भी ट्रेटर नहीं है, इन तीनों को सारी बात बता दी जाती है कि कैसे ये लोग आए हैं यहाँ पे उन लोगों को ढूंढने के लिए जो लोग बच्चों की किडनैपिंग में शामिल हैं। फिर इसके बाद ये सभी लोग मिल करके एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे सभी गार्ड्स रहते हैं। उन सभी गार्ड्स की जब चेकिंग होती है तो इन्हें पता चलता है कि 157 में से 38 गार्ड ऐसे हैं जिन्होंने धोखा दिया है इन लोगों को शुरू से। ये लोग गार्ड्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे दो नोबल्स आते हैं। उनमें से जो लाल वाला नोबल होता है उसको देखते ही यहाँ पे सोरा घबरा जाता है, यानी कि ये भी एक ट्रेटर है। लेकिन ब्लू वाले नोबल को देख करके सोरा कोई भी रिएक्शन नहीं देता, यानी कि ये एक ट्रेटर नहीं है। अब उन दोनों नोबल्स के वहाँ से चले जाने के बाद हम देखते हैं कि आइवी सबको बताती है कि जो लाल कपड़ों में जो नोबल था वो एक धोखेबाज है। और इनमें से एक आदमी को गुस्सा आ जाता है, वो खुद भी गुस्सा हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि इतने सालों से हमारे बीच में इतने सारे धोखेबाज रह रहे हैं और हमें पता ही नहीं चला। तभी आइवी बोलती है कि तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पे गार्ड काम करते हैं उनमें से आधे ज्यादा धोखेबाज हैं, यानी कि वो लोग गलत इन्फॉर्मेशन पास करते होंगे नोबल्स को, जिसकी वजह से असली गुनहगार कभी पकड़ा ही नहीं गया। और फिर वो लोग मिल करके एक रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पे वो लोग कुछ पेपर ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं और इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को इतने सारे पैसे मिल रहे हैं जो ये गलत काम कर रहे हैं। तभी आइवी की नजर एक ऐसे बुक पे जाती है जिसको काफी बार छुआ गया है। वो जैसे उस बुक को खोलती है तब उसको पता चलता है कि यहाँ पे एक सीक्रेट डोर है और वो उसके अंदर चली जाती है। जब बाकी सब लोग उसके पीछे आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे काफी सारे पैसे रखे गए हैं। न केवल पैसे रखे गए हैं बल्कि काफी सारे डॉक्यूमेंट भी है और उन्हें पता चलता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बच्चों को किडनैपिंग के अलावा और भी गलत काम करती है। और वो लोग वहाँ से ऐसे ही चले जाते हैं बिना किसी पैसे को हाथ लगाए या फिर पेपर को इधर से उधर किए हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर अभी उन्होंने कोई भी एक्शन लिया तो सब लोग एक साथ नहीं पकड़े जाएंगे और कुछ लोग अलर्ट हो जाएंगे और पहले यहाँ से भाग सकते हैं। इसलिए वो लोग अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम धीरे धीरे एक एक करके सभी ट्रेडर्स को पकड़ेंगे ताकि कोई भी हमसे बच के ना जाए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब यहाँ पे सबके कपड़े धुल रहे होते हैं तब आइवी भी वहाँ पे नहाने वाली होती है। तभी वहाँ पे लैडर आ जाता है और लैडर बोलता है क्या तुम सही में लड़के हो। आइवी थोड़ी सी घबरा जाती है और लैडर बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम एक लड़की हो तो मैं समझ सकता हूँ कि अकेले तुम ट्रैवल कर रही थी इसलिए तुमने अपनी आइडेंटिटी हम सबसे छुपा के रखी है। आइवी उसको बताती है कि हाँ मैं एक लड़की हूँ और यहाँ पे लैडर बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी सबसे छुपा के रखूंगा। तभी वहाँ पे मीला आ जाती है और बोलती है कि काफी दिनों से हम मिले नहीं है और वो बोलने लगती है आइवी से कि चलो मैं तुम्हें यहाँ की स्वीट शॉप में लेके चलती हूँ। आइवी घबरा रही होती है तो लैडर समझ जाता है कि उसे किसी तरीके से आइवी की मदद करनी होगी, इसलिए वो मीला को बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मीला उसको बार बार मना कर रही होती है लेकिन आइवी बोलती है कि कोई बात नहीं, आने दो लैडर को। तभी वहाँ पे मीला के दोनों भाई आ जाते हैं जो कि ट्विन दिखते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और यहाँ पे लैडर उन दोनों को मना नहीं कर पाता और फिर वो लोग एक साथ निकल जाते हैं स्वीट शॉप की तरफ। अब स्वीट शॉप में वो लोग स्वीट खा रहे होते हैं तभी लैडर बोलता है कि अब हमें चलना चाहिए क्योंकि मेरा तो स्वीट खा करके हो गया है और यहाँ पे आइवी का भी हो चुका है, हमें कुछ काम है इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं। अब रास्ते में यहाँ पे लैडर आइवी को बताता है कि एक समय था जब बचपन में मैं यहाँ पे कहीं पे भी खेला करता था तब किसी को भी हमारी फिक्र नहीं होती थी क्योंकि हर किसी को पता था कि हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा और ऊपर से अडल्ट्स को हम पे बार बार नजर रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज का समय इतना बेकार हो चुका है कि हर एक को अपने बच्चे पे नजर रखनी पड़ती है कहीं वो खो ना जाए। फिर उसी दिन शाम में जब सब लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं तब यहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग मीला और उसके दोनों भाई को हो सकता है पकड़वा दे और फिर जाकर के सब लोग को पता चल जाए कि वो लोग ही असली गुनहगार हैं। आइवी बोलती है कि इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मीला और उसके दोनों भाई एक पपेट के तौर पे काम कर रहे हैं, यानी कि अगर उनको पकड़वा भी दिया जाए तो इन सबके पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो कभी सामने नहीं आ पाएगा। इसलिए अगले दिन सभी एडवेंचरर्स को एक साथ इकट्ठा किया जाता है और उनको बताया जाता है कि हमारे बीच में एक बच्चा रह रहा है जिसका नाम है आइवी और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग इसकी प्रोटेक्शन करो और ऊपर से मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग इसके शक्ल को अच्छे से देख लो और ये भी तुम्हें अच्छे से जान जाए। इन लोगों का मेन मकसद होता है यहाँ पे ये देखना कि यहाँ पे जितने भी एडवेंचरर्स आ रहे हैं उनमें से कितने लोग गद्दार हैं। अब यहाँ पे जो पहला बंदा आइवी से मिलने आता है उसको देखते ही सोरा घबरा जाता है। फिर आइवी एक इशारा दे देती है कि जो पहला बंदा मुझसे मिलने आया है वो एक धोखेबाज है। वहीं पे दूसरी तरफ लैडर के कुछ साथी जाते हैं कैप्टन से मिलने के लिए। ये सभी कैप्टन होते हैं हंटर गिल्ड के और उन लोगों को जाकर के बात बताते हैं कि हमें काफी सारे मॉन्स्टर देखे गए हैं एक केव के अंदर। कैप्टन उनसे बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं वहाँ पे एक स्पेशल टीम को भेजता हूँ। फिर सभी एडवेंचरर्स की जांच हो जाने के बाद मीला अपने दोनों भाइयों के साथ यहाँ पे लैडर और आइवी को एक रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट के अंदर ले आती है। आइवी थोड़ा घबरा रही होती है क्योंकि यहाँ पे सोरा डिटेक्ट कर लेता है कि वहाँ का जो वेटर है वो भी मीला के साथ मिला हुआ है और वो भी एक बुरा इंसान है। आइवी ये बात लेडर को बता देती है। लेडर समझ तो जाता है, लेकिन लेडर अगर यहाँ पे तुरंत भाग जाएगा यहाँ से उठ करके तो मीला को शक हो जाएगा। इसलिए लेडर सोचता है कि अगर कुछ भी हुआ तो वो तुरंत हमला कर देगा, लेकिन अभी उसे यहाँ पे बैठना होगा। और वहीं पे वेटर 2 बाउल के अंदर एक लिक्विड को मिला देता है और फिर उसके बाद वो सभी को एक एक बाउल दे देता है जिसके अंदर काफी सारे स्वीट्स रखे गए थे। यहाँ पे लेडर मना कर देता है आइवी को कि एक भी स्वीट को खाना मत, उसके अंदर पॉइजन है। और इतना करके वेटर तुरंत वहाँ से भाग जाता है। तभी लेडर पूछता है मीला से कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया। मीला बोल रही होती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैंने कब तुम्हें धोखा दिया। यहाँ पे लेडर फिर उसको सारी बात बता देता है, जिसको सुनते ही मीला के भाई उठ जाते हैं और वो लोग लड़ने के लिए तैयार होते हैं लेडर से। वो दोनों एक एक करके हमला करने लगते हैं लेडर के ऊपर, लेकिन लेडर एक एक करके उन्हें हरा भी देता है, लेकिन वो लोग बार बार हमला करने लगते हैं लेडर पे। अब यहाँ पे लेडर थक हार करके सोच रहा होता है कि उसे अपनी स्वॉर्ड से लड़ना होगा। तभी मीला बीच में आ जाती है जिसके पास कुछ स्लाइम है और वो अपने स्लाइम की मदद से अपने दोनों भाइयों को रोक देती है। आइवी फिर मीला का शुक्रिया करती है कि तुमने हमारी मदद की। तभी वहाँ पे लेडर का भी एक साथी आ जाता है और लेडर उसको बोलता है कि जा करके इन दोनों भाइयों को जेल में डाल दो। तभी काफी सारे एडवेंचरस जो लोग बच्चे को चुराने में मदद करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, वो लोग हमला कर देते हैं पैलेस के ऊपर। अब वो लोग पैलेस के अंदर घुस भी जाते हैं और जो नोबल उनके साथ मिलकर के ये काम कर रहा होता है वो लोग उस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनका पैसा रखा गया था। लेकिन उस रूम को खोलते ही वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक स्लीप बम रखा गया था और जैसे वो स्लीप बम एक्टिवेट होता है वहाँ पे चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है, जिसकी वजह से सब लोग बेहोश हो जाते हैं। अब मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए जो टीम गई होती है उनमें से काफी सारे लोग होते हैं जो कि धोखेबाज हैं और ये बात कैप्टन को पता होती है। इससे लोग पहले ही इस बात की तैयारी कर लेते हैं और वो लोग तुरंत हमला कर देते हैं सभी धोखेबाज पे और उन लोगों को पकड़वा भी देते हैं। सभी धोखेबाजों को पकड़ तो लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी गुस्से में होते हैं क्योंकि यहाँ पे उन लोगों के बच्चे काफी दिनों से गायब थे और काफी के बच्चे तो अब तक आए भी नहीं उनके पास, और इसलिए वो लोग इन लोगों पे गुस्सा होते हैं। सब लोग चाह रहे होते हैं कि वो लोग ट्रेटर्स को पकड़ें और खुद से ही मार दें। तब कैप्टन उनके सामने आते हैं और बोलते हैं कि चिंता मत करो, हम इन्हें अच्छी से अच्छी पनिशमेंट देंगे और अगर आप सबने मिलकर के इन लोगों की जान ले ली तो ये तो इनके लिए बहुत ही छोटी पनिशमेंट होगी। इसके बाद सभी लोग आइवी की तारीफ कर रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से इन सभी गद्दारों को हम पकड़ने में कामयाब हुए हैं, चिंता मत करो, तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। अगले दिन आइवी जाती है जंगल में सील से मिलने के लिए। फिर सील से मिल लेने के बाद वो कुछ जानवरों को पकड़ती है और उनका मीट बेचने के लिए चली जाती है बुचर शॉप में और उसको उसके अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। फिर उसी रात को सब लोग बैठ करके पार्टी करते हैं जहाँ पे आइवी को ये बात बताई जाती है कि नोबल ने अपनी सारी गलतियों को मान लिया है और उसने बताया कि उसने क्या क्या बुरे काम किए थे। तब आइवी बोलती है कि मीला का क्या होगा। वो लोग बोलते हैं कि मीला और उसके भाइयों को भी जेल के अंदर रखा गया है क्योंकि उन्होंने भी इस गलत काम में उनकी मदद की थी। और वो लोग आइवी के सामने काफी सारा खाना ले आते हैं और बोलते हैं कि ये सब केवल तुम्हारी वजह से हुआ। आइवी बोलती है कि नहीं, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं था, ये सब चीज सोरा ने किया है। और सब लोग फिर सोरा को प्रेस करने लगते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तो सोरा शर्मा जाता है और सभी लोग मिलकर के बोल रहे होते हैं आइवी से कि तुम यहीं पे रुक जाओ, अब तुम्हें कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है और आज से हम सब लोग एक बिग फैमिली की तरह यहीं पे रहेंगे। आइवी इमोशनल हो जाती है और फिर उसको इस बात का एहसास होता है कि उसे भी सब लोग को उसके बारे में सच्चाई बतानी चाहिए। और आइवी फिर सबको बताती है कि वो किस विलेज से आती है और उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसकी सच्चाई सुन लेने के बाद सब लोग थोड़ा सा रोने लगते हैं और बोलते हैं कि आइवी कोई बात नहीं, हम तुम्हारी सच्चाई किसी को कभी नहीं बताएंगे और वादा करते हैं कि तुम यहाँ पे आराम से रह सकती हो। इसको सुनती आइवी खुश हो जाती है और फिर उसे फॉर्चून टेलर की एक बात याद आती है जब फॉर्चून टेलर उससे बोलती है कि तुम अगर नए नए प्लेसेस पे जाओगी तो तुम्हें अच्छे लोग मिल ही जाएंगे। और आइवी फिर उन सभी लोगों को याद करने लगती है जिसने की आइवी की शुरुआत में मदद की थी और अभी भी उसके साथ है। और फिर आइवी को लगता है कि अब शायद उसकी फैमिली उसको मिल चुकी है। लेकिन तभी आइवी को इस बात का एहसास होता है कि उसे और भी नई नई जगहों पे जाना चाहिए ताकि वो इनकी तरह और भी अच्छे इंसानों से मिल पाए और काफी सारी नई चीजों को सीख पाए। फिर आइवी उन सबको बता देती है कि मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करूंगी ताकि मैं तुम जैसे और भी लोगों से मिल पाऊँ और नई चीजों को सीख पाऊँ। सब लोग उसे बोलते हैं कि ठीक है आइवी, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन याद रखना ये तुम्हारा ही घर है और तुम्हें जब भी यहाँ पे वापस आना हो तुम आ सकती हो। फिर सब लोग आइवी के लिए चेयर करते हैं और उसको एक फेयरवेल देते हैं। सब लोग जब पार्टी में झूम रहे होते हैं तब यहाँ पे आइवी सोरा को दूर ले जाके उससे बात करती है और उसको बताती है कि शायद यही वो असली खुशियाँ थी जिन्हें वो शुरू से ढूंढ रही थी। फिर अगले सुबह सभी लोग आइवी को अलविदा कहने के लिए खड़े होते हैं और बोलते हैं कि जब भी तुम्हारा दिल चाहे यहाँ पे वापस आ जाना। और आइवी फिर वहाँ से जाने लगती है। उसी दौरान वहाँ पे सील भी आ जाता है और वो भी उसके साथ जाने लगता है। अब सील को देखते हुए सब लोग इस बात से हैरान होते हैं कि इतनी कमजोर होने के बावजूद भी उसने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर को अपना दोस्त बना लिया है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। इस एनिमे का सीजन 1 भी यहीं पे खत्म होता है। मैंने पूरे सीजन 1 को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इसका सीजन 2 आता है तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा।